नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीडीपी के टॉप 30 प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और इन्हीं 30 क्वेश्चन से कम आपके 10 क्वेश्चन इस बार भी फंसने वाले हैं और कैसे फंसेंगे क्वेश्चंस वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगर आपने प्ले कर दिया तो इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपके सीडीपी में कम से कम 15 नंबर डायरेक्ट सिर्फ एक वीडियो से मैं तैयार करवा दूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये पेपर आपका कब का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2024 का है और सेट नंबर के है और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं और उससे जुड़े कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, मैं दोनों चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सीडीपी पार्ट 1, यानी पेपर 1 के लिए जो सीडीपी है वो है और ये 2024 का सेट के है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैं खोल के दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कथन और कारण का। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, अब हिंदी में आप देखिए, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला का अनुकरण करने के कार्य देने चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर कारण दिया गया है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं। दोस्तों जेंडर शब्द देखते ही आपको दो बात ध्यान आनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप चाहे बॉय हो या गर्ल हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको लड़का और लड़की में कोई भी जो डिफरेंस नहीं करना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी कार्य हैं लड़का और लड़की साथ साथ कर सकते हैं। यानी आपको ये कभी नहीं कहना है कि लड़की मैथ नहीं पढ़ सकती है, लड़की एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, लड़की बस नहीं चला सकती। लड़की भी सब कुछ कर सकती है और लड़का भी आपका सब कुछ कर सकता है। इस बात को दिमाग में रखें, चाहे लड़का हो आपका चाहे लड़की हो, सारे कार्य लड़के भी कर सकते हैं और लड़की भी कर सकते हैं, यानी दोनों के कार्य दोनों लोग कर सकते हैं। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बस इससे एक क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो यहाँ पर हम लौट के चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि शिक्षक को क्या लड़कों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला का कार्य देना चाहिए। आप कह देंगे नहीं, लड़के और लड़की में हमें कोई भी अंतर दिखाना ही नहीं। जब अंतर नहीं दिखाना है तो ये तो पक्का गलत हो गया। अब आप यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और आर दोनों गलत हैं। अभी इस ऑप्शन को अभी हमने दूसरा पढ़ा ही नहीं, पहले से ही क्वेश्चन ए और आर दोनों सही। जब ए गलत तो आर भी सही कैसे हो सकता है? ए और आर दोनों सही हैं, ए सही ही नहीं है। तीसरे में आप दिखा रहे हैं ए सही, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन कट गए, यानी कहने का मतलब है ए और आर दोनों आपके ऑप्शन गलत हैं और ए आप आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे मुख्य रूप से जैविक भिन्नताओं के कारण कोई भी जेंडर ग्रहण नहीं करता है। आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को जेंडर और सेक्स में 2 चीज़ें बताऊंगा, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाएगा। अगर डायरेक्ट पेडागोजी में नहीं पूछा गया तो आपको मैथ्स पेडागोजी या ईवीएस पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश, इन चारों में जरूर पूछा जाएगा। 2 नंबर यहाँ से आपके मिलने तय हैं अगर इसको आपने सही से देख लिया। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया है। अब डिस्ग्राफिया से यहाँ पर रिलेटेड मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ग्राफ, और ग्राफ में आप लोग क्या करते हैं, ग्राफ में आप लोग पेंसिल से ग्राफ की कॉपी बनाते हैं। 9th 10th 11th 12th में अगर आपने बनाया हो तो आपको ध्यान होगा। तो ग्राफ में आप लिखित कार्य की चुनौती होती है, यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक आता है आपका डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया किसको कहते हैं? डिसलेक्सिया में आपका पठन वैकल्य होता ही है, साथ साथ पढ़ने के साथ लिखने में भी दिक्कत होती है और लिखने के साथ साथ आपका सामाजिक उसमें आपका बहुक्रम का विकार भी कहते हैं और मौखिक संप्रेषण में भी कठिनाई होती है। तो ये तीनों काम आपके डिसलेक्सिया में होते हैं। और यहाँ पर इसके बाद आपका आता है एक स्वालीनता, यानी ऑटिज्म स्वालीनता, और उसके बाद आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर इन दोनों को बीमारी, मतलब इनको पहली बात तो आपको बीमारी नहीं कहनी, ये सब क्या हैं, ये सब आपके विकार हैं और इन विकार के बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3
यहाँ पर आ गया। अभी मैंने ऊपर आपको ADHD के बारे में बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ADHD आ गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसको मैं 1 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ आपको बता के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। दोस्तों ये एक ऐसा विकार होता है, सबसे पहले ये क्या है, विकार है, बीमारी नहीं है, ये क्या है आपका एक विकार है। और इस विकार में क्या होता है, बच्चा जो है कोई भी बड़े कार्य नहीं कर पाता है, कार्य को टुकड़े में करवाना है आपको, कार्य को छोटे टुकड़े में आपको टुकड़ों में देना है बच्चे को। तो यहाँ पर अगर कोई भी तो अगर किसी बच्चे को ADHD की जो है कमी है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसको जो है आपका अति सक्रियता विकार कहते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली पॉइंट आप नोट करेंगे वो होगी बच्चे में क्या होगी, ध्यान की कमी होगी। दोस्तों अगर आप इन 3 पॉइंट को याद कर लेंगे ना, तो आपका इससे कोई भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें पहला काम है आपका ध्यान की कमी होगी बच्चे के अंदर, अगर उसको ADHD है। और दूसरी आपको क्या होगी, इसमें बच्चा बेचैन होगा, आकुल होगा, जिसको आप बेचैन कह सकते हैं। हो सकता है आपको राइटिंग यहाँ पर कम समझ में आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर नोटपैड मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ही लिख के आपको समझा रहा हूँ। तो बेचैन होता है बच्चा, क्या होता है, बेचैन होता है। आप इनको चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप डायरेक्ट दिमाग में देख लीजिए। इसमें क्या होता है, लंबी अवधि वाले आपको काम नहीं देना है, लंबी अवधि वाले काम नहीं देना है, लंबी अवधि वाले काम नहीं देना है, यानी कोई आपको ऐसा काम नहीं देना है जो आपका लंबा हो, यानी जैसे निबंध लिखना हो गया या भाषण देना हो गया, इस तरह के कार्य आपको नहीं देने हैं। कोई भी लंबी अवधि का कार्य आपको नहीं देना है। और कार्य को आपको क्या करना है, टुकड़े में देना है। क्या करना है, टुकड़े में देना है, यानी कि कोई भी कार्य है तो उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में देना है, टुकड़ों में कार्य। मैं इतना लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है, टुकड़ों में कार्य देना है, लंबी अवधि वाले कोई कार्य नहीं देने हैं। इसमें बच्चा बेचैन होता है और इसमें बच्चों में क्या होती है, ध्यान की कमी होती है। तो यहाँ पर इतना आप समझ गए हैं, तो आप मान के चलिए ADHD का कंप्लीट जो है वो समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि ADHD से जूझ रहे विद्यार्थियों को तो किस चीज़ से बचना चाहिए, यानी निगेटिव यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी चीज़ है जो ADHD के बच्चों को जो है टीचर जब पढ़ाता है तो बचना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री में लचीलापन। दोस्तों ये लचीलापन बहुत अच्छा शब्द है और इसको आपको हमेशा पॉजिटिव मानना है। हर एक चीज़ में, चाहे बच्चा जो भी विकार हो उसके अंदर, सब में आपको लचीलापन बनना है। कार्य को छोटे और आसानी से प्रबंधन को तोड़ने में, मैंने अभी आपको बताया कि कार्य को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में देना है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो यानी ये भी ऑप्शन सही। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना। दोस्तों बहुसंवेदी सामग्री का भी आपको हमेशा उपयोग ही करना है। कहने का मतलब ये 3 ऑप्शन आपके सही हो गए। और अगर निगेटिव की बात करें तो ये चौथा ऑप्शन आपका निगेटिव हो गया चुका है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, यानी जो है टीचर को शोर करने और विकर्षण से बचना चाहिए अगर उस बच्चे को ADHD है। तो यहाँ पर जो है थर्ड का आंसर जो है 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान से आपको देखना और समझना है। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ 7 वर्षीय लड़के के साथ खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने इस पसंद के खिलौने के मजाक उड़ाया, यानी कि जो 7 साल का लड़का है उसने जब गुड़िया उठाई तो उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया खिलौने का। एक शिक्षक जो अपने लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, यानी टीचर क्या चाहता है कि बच्चा, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, कोई भी कार्य लड़का हो तो लड़की से करा दो, लड़की का कार्य लड़के से करा दो, तो इससे समानता आपकी बनी रहती है। और आपको कभी भी ये नहीं कहना कि ये काम लड़की नहीं कर सकती या लड़का नहीं कर सकता। यहाँ पर वही बात हो रही है। इस स्थिति में उनके से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यानी एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। ऋषभ से कहना चाहिए कि किसी और बिल्कुल नहीं कहना है। आपको ये चीज़ याद रखिए कि टीचर को कभी ये नहीं कहना है कि बच्चा जिस चीज़ में एक्टिव है और बच्चे को जिस चीज़ करने का मन है, जो पढ़ने का मन है, उसमें आपको कभी भी इंटरफेयर करना ही नहीं है। बच्चा चाहे जो खेले, बच्चे का जो मन हो उसके साथ खेले, जो मन हो वो पढ़े। तो ये क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे कोई और खिलौना चुन सकते हैं। बिल्कुल यही जो है आपका जवाब बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा और यही जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है जिसका जो मन हो, बच्चे का जो मन होगा बच्चा वही करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ भी करना भी नहीं और दूसरों को यही कहना है कि अपनी पसंद का जो है चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नीचे कोई ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहीं से पेपर में
कम से कम 15 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फंसेंगे और मैं जो पॉइंट बताऊंगा आपको सिर्फ वो पॉइंट याद कर लेने हैं या अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। दोस्तों, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी चालक अवस्था। अब संवेदी चालक अवस्था आपको पता है कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है और इसमें बच्चा क्या है, सेंस ऑर्गन करता है, सेंस से ऑर्गन करता है, आपका सेंस ऑर्गन से जो है सारी चीज़ें करता है और बच्चे में कोई किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है। अब यहाँ पर बताना है कि जो दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक मील के पत्थर, यानी जो दो क्वालिटी, मील के पत्थर का मतलब है क्वालिटी, यानी जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संवेदी चालक अवस्था होती है, इस अवस्था की दो क्वालिटी क्या है या इसके दो पार्ट कौन से हैं। तो यहाँ पर बच्चा आपका क्या करता है, तो ये आपको बताना है। दोस्तों, वर्गीकरण जब बच्चा कुछ जानता ही नहीं है तो वर्गीकरण कैसे कर पाएगा, आप खुद बताइए। जीववाद तो बच्चा जो है इसकी अगली स्टेज में करता है। प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पना, ये तो आपका जो है 4th स्टेज में बच्चा करता है। अब बचा है आपके पास क्या, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। दोस्तों, वस्तु स्थायित्व करता है बच्चा और स्थगित अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब होता है कॉपी कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चा देखता है उसी को महसूस करता है और संसारगन करता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली जो है आपकी चीज़ है, यहाँ पर मील के पत्थर का लोग जो है मतलब नहीं समझ पाते हैं। मील के पत्थर का मतलब है इसकी कौन सी क्वालिटी है, इसका कौन सा पार्ट है, आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपको ये लग रहा है कि मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या किसी चीज़ में कमी है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार कर लूँ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है आप लोगों को देना है। क्वेश्चन आप पढ़िए, अधिकरण और कारण का है। यहाँ पर 5 से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। आपको क्या लगता है, 5 से 6 वर्ष का बच्चा है उसको क्या कहेंगे, आपकी जो है लाइन से लिखो, हर लेटर सही लिखो, बिल्कुल नहीं कहना है आपको, ये बात तो कहनी ही नहीं है कि बच्चे को आपको दबाव तो डालना ही नहीं। सीधे आप इतना जान लीजिए कि आपको कभी भी बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव डालना ही नहीं। तो यानी ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब इतना आप जान गए तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि जो है, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, ये गलत नहीं होगा, दबाव नहीं डालना चाहिए ये पूछा गया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देखिए दबाव नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब यहाँ पर बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अब ये जो है आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बच्चे 5 से 6 साल के बाद, यानी कि अच्छा मान लीजिए बच्चा 5-6 साल के बाद जो है गतिक कौशल का मतलब होता है हाथों से लिखना या जो है ये चीज़ें होती हैं आपकी, तो गतिक कौशल पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो 5 से 6 साल के बाद हो जाता है तब वो लिखने की अच्छी स्पीड पकड़ता है। 5 से 6 साल पहले का जो है वो अच्छी स्पीड नहीं पकड़ पाता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 नंबर। ए और आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है। अब क्यों व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ आपको जो है गतिक कौशल जो है गतिक कौशल मतलब ठीक से लिखने की बात हो रही है और ठीक से लिखना ऊपर ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक से लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, इसलिए ये दोनों जो है सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे की क्वालिटी आपको बताना है। बच्चे इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं। मैंने बताया है आनुवंशिक कोड के साथ कोई नहीं आता है, जो उनकी नियति तो कभी भी हमको तय ही नहीं करानी है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है उस सामाजिक संस्कृति संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। आप सिंपल सी, हाँ और एक बात, चलिए तब तक तीसरा पढ़ते हैं। इस संदर्भ आपको कभी बच्चे को खाली स्लेट कोरी पट्टी कहना ही नहीं है। ठीक, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। बच्चे कभी भी आपको अनियंत्रित पैदा ही नहीं होते हैं, आपको ये ऑप्शन भी काट देना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें आप एक चीज़ जान लीजिए 2 क्यों सही होगा, क्योंकि चाहे आप हों चाहे हम हों, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी से प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ का वातावरण आपका जैसा होगा वहाँ पर आप उस तरह से पलेंगे और बढ़ेंगे और आपके जो है विचार और आपके अनुभव वो सब उसी संस्कृत वातावरण से ही आपके प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और एक भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या कहा गया है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि
अब कथन और कारण का सवाल। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि हमें बहुसंवेदी सामग्री का हमेशा उपयोग करना है, हमेशा उपयोग करना है, चाहे बच्चा किसी भी विकार से जूझ रहा हो, चाहे बच्चा जो है आपका समावेशी शिक्षा में हो या किसी भी चीज़ में हो, आपको बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यानी ये तो बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर भी लिखा है जो है ये सही है, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर पहला तो कट ही जाएगा, दोनों गलत हैं, गलत तो है ही नहीं पहला। अब दूसरा देखना चाहिए, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, क्या आपको मानकीकरण कभी भी करना है? आप लोग खुद बताइए। मानकीकरण शब्द अपने आप में नेगेटिव है। हमको कभी भी बच्चे के लिए मानक निर्धारित करना ही नहीं है, चाहे वो जो भी क्वेश्चन में जिस तरह भी कहे। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, कारण बिल्कुल गलत है। यानी आपका सही क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। तो जिस ऑप्शन में आपका ए सही और आर गलत होगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है ए सही है, आर गलत है, आपका यही जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ जान लीजिए, समावेशी शिक्षा में हमको बच्चा चाहे जो है विकलांग हो चाहे जैसा हो, सबको एक साथ शिक्षा देनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण यहाँ पूछा गया है। रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, ये होगा, या फिर सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, ये है, या फिर सीखना बस हमारे दिमाग का। आपको मैंने क्या बताया, पूरी स्लेट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया। 3 तो होना ही नहीं है, आपको ये बात याद रखनी है। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय, व्यक्ति हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, निष्क्रिय होता ही नहीं है। तो ये दो आपके 3 और 4 कट गया। अब पहले और दूसरे में हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर को काट दीजिए और 3 नंबर को काट दीजिए। अब यहाँ पर व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, या फिर सीखना वर्तमान समय समझ का विस्तार और परिवर्तन है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी में कुछ भी हम नया करेंगे, और नया हम कब करेंगे? नया हम तभी कर पाएंगे जब हमको पहले कुछ पता होगा। जब बिल्कुल पता ही नहीं होगा तो हम नया करेंगे क्या? तो यहाँ पर इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। अगर आप पहले कुछ बहुत सीखे हैं और नया सीख रहे हैं और नया सीख रहे हैं तो उसमें आपका जो है वही विस्तार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ जो है व्यक्तियों को व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलन भी नहीं कराना है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए 9 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। अब गति संवेदी शिक्षार्थी कौन से होते हैं आपको ये बताना है। जो गति संवेदी, गति का मतलब क्या होता है? आप सिंपल से अगर दिमाग लगाएंगे तो गति का मतलब होता है चाल। यानी चाल कैसी होती है? चाल में चलना होता है। अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपको सुनने में कोई गड़बड़ है, छूने में कोई दिक्कत नहीं, देखने में कोई दिक्कत नहीं, करने और चलने फिरने, यहाँ पर चलने फिरने आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है गति संवेदी, यानी गति से संबंधित दिक्कत है अगर बच्चे को, तो कौन सी दिक्कत होगी? वो चलने और फिरने के माध्यम से आपकी क्या होगी? सीखना पसंद करेंगे। गति संवेदी शिक्षार्थी जो है करने और चलने फिरने से माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जीन पियाजे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके जीन पियाजे के आने ही आने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट में आपको जीन पियाजे की वीडियो जो है ला करके बिल्कुल टॉपिक वाइज ख़त्म भी करवा दूंगा। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4 के पीछे का तर्क समझने में असमर्थ है। दोस्तों यहाँ पर बहुत देखना है आपको, असमर्थ है यानी बच्चा अभी क्या चीज़ नहीं कर पा रहा है। जैसे ये बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आता भी है और हर एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपको बताया गया कि 4 + 5 = 9 होते हैं, यानी यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ 4 + 5 = 9 होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इसको 2 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसको कहते हैं अविलोमीयता। यहाँ पर आपको मैं लिख कर दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको अविलोमीयता भी कहते हैं, अविलोमीयता कहते हैं। और दूसरा इसका नाम जो है आपका, जो आपके यहाँ पर दिया गया है वो कहते हैं, और इसको आपको इररिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं।
तो यहाँ पर इर्रिवर्सिबिलिटी इसको कहते हैं। तो आप ये याद रखना है आपको कि इसको इर्रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू बता देता हूँ। जैसे बच्चे को मैंने लिखा 4 + 5 बराबर क्या होता है 9, और उसको नीचे मैंने कहा कि यहाँ से आपको क्या लाना है, यहाँ से आपको 4 लाना है। तो बच्चा ये नहीं बता पाए कि अगर हम इसी 9 में 5 को माइनस कर दें यानी 9 - 5 कर दें तो ये 4 आ जाएगा। अगर बच्चा ये नहीं कर पाता है, अगर बच्चा ये काम नहीं कर पाता है यानी ये चीज़ इसमें परिवर्तित नहीं कर पाता है, तो उसी को आपको इर्रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, अलोपनीयता कहते हैं, या फिर जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है अपरिवर्तनीयता यानी इर्रिवर्सिबिलिटी। दोस्तों इंग्लिश में वर्ड नहीं बदलता है, हिंदी में वो आपको कन्फ्यूजन में दे सकता है, तो इसको आपको इर्रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बच्चा ये काम कर लेता है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा ये काम नहीं कर पाता है तब क्या होगा। अगर यही काम बच्चा कर ले जाए यानी 9 + 3 मैं मान के चलता हूँ 9 3 11 होता है। अगर बच्चा यहाँ से 9 ना ला पाए यानी 11 - 3 करके 9 ले आए, उसको ये पता लग गया है कि यहीं से जो है ये 3 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ से 11 आ जाएगा और इसी 3 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। अगर बच्चा ये काम कर लेता है तब वो आपका रिवर्सिबिलिटी होगा, रिवर्सिबिलिटी हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा आपका विलोमीयता हो जाएगा या फिर परिवर्तनीयता हो जाएगा, विलोमीयता हो जाएगा या फिर जो है आपका परिवर्तनीयता हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में शब्द जो है थोड़ा कठिन होते हैं, तो इसको भी आपको याद में रख लेना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया 11 का ए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9 + 5 अगर ये काम नहीं कर पाता है तो इर्रिवर्सिबिलिटी, अगर यही काम कर ले जाता है तो रिवर्सिबिलिटी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है। और आत्म केंद्रीयता में मैंने आप लोगों को बताया बच्चा सिर्फ व्यक्ति का अब जो है अपने एक ही पहलू देखता है और उसको कोई भी चीज़ पता नहीं होती है, उसको लगता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही दुनिया भी सोचती है। जीववादी सोच आपका क्या होता है। जीववादी में मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि जीववादी में बच्चा क्या करता है, निर्जीव को सजीव समझने लगता है। जैसे उसको गेंद लग जाती है तो वो कहता है कि गेंद को मत मारो, या गुड़िया को देखता है तो कहता है गुड़िया को मत मारो, उसे दर्द होगा। अगर जो है आपकी माताजी बटन सिल रही होती हैं तो वो कहेगा बटन को धीरे से सिलो वरना इसके चोट लग जाएगी। तो ये सब जीववादी सोच के अंतर्गत आपका आ जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में यहाँ पर कहा गया है कि समावेशन को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि पृथक्करण और नामीकरण आपको कभी भी करना ही नहीं है। हमेशा मैंने आपको बताया कि आपको नामीकरण और पृथक्करण करना ही नहीं, यानी जहाँ भी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका आंसर होगा ही नहीं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है काट दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है काट दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है काट दीजिए। लचीला पाठ्यक्रम हमेशा देना है, सहयोगात्मक हमको अधिगम बिल्कुल देना है। अब रही बात ये कि गम में मारते आपका देना है कि नहीं देना है, तो यहाँ पर आप ध्यान लीजिए जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा यानी 3 3 जिसमें वो कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा है, फिर ऑप्शन नंबर 3 1 2 और 4, यानी यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन वो आपको देगा तो एक आधा ऑप्शन ऐसा देगा जो बिल्कुल आपका नहीं हो सकता, वही ऑप्शन आपको काट देना है। तो यहाँ पर आपने 3 काटा तो आपका ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, यही वाला आपका क्या है करेक्ट बच गया। तो इस तरह से आपका समावेशन हो सकता है। अब पियाजे, हाँ ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार वर्णन किया है। अब यहाँ पर आपका बहुत ही सरल है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने देखा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जीन पियाजे ने 4 ही अवस्थाएं दी हैं और वो चारों कौन सी हैं, भिन्न भिन्न चरण हैं। 3 प्रगतिशील स्तर 3 दिए ही नहीं, एक सतत निरंतरता के रूप में उन्होंने दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में नहीं दिया है, आपका 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में दिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि किसमें दिया है, 4 गुणात्मक भिन्न चरणों में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा 13 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखना है वाइगोत्स्की से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जैसे 14 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। अरे वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात कह दी, बाधा कभी भी नहीं डालता है। आपको ये याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा, अगर यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो बच्चा समाज से सीखेगा और बच्चा जो है क्या करेगा, हमेशा मदद से सीखेगा, मदद से।
तो यहाँ पर मैंने बताया कि बच्चा मदद से सीखेगा, मार्गदर्शन से सीखेगा। जो भी चीज़ बच्चा सीखेगा वो मदद से, मार्गदर्शन से, आलम्बन से, इन्हीं सब चीज़ों से जो है सीखेगा। और यहाँ पर इसी को क्या होता है, और इसको सिखाता कौन है? एमकेओ सिखाता है। अधिक जानकर अन्य के साथ बच्चा जो है सीखता है। एमकेओ उसको कहते हैं, अधिक जानकर अन्य। तो ये चीज़ आपको वाइगोस्की में बहुत ही ध्यान रखना है। और वाइगोस्की ने 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है, वो 3 चीज़ें आप देख लीजिए। वाइगोस्की ने किन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है? सबसे पहले वाइगोस्की ने किसको महत्वपूर्ण माना है? वाइगोस्की ने, ये आपको बताना है। सबसे पहले उन्होंने सांस्कृतिक उपकरण को माना है। इसको मैं थोड़ा सा अगर बैक करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इससे आपका इस बार क्वेश्चन बनेगा, पक्का है। सांस्कृतिक उपकरण को जो है वाइगोस्की ने अपना जो है प्रमुख माना है। दूसरा किसको माना है? इन्होंने भाषा को प्रमुख माना है। और तीसरा इन्होंने किसको माना है? जो है समाज को। यानी कि बच्चा जो है समाज से सीखता है और सामाजिक क्रिया करके सीखता है, सहायता, मार्गदर्शन आदि आदि से सीखता है। तो ये चीज़ आपको वाइगोस्की के बारे में याद रखनी है। इन्हीं से आपका 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 100% फंसने वाला है। अब यहाँ पर तो ये तो कथन आपका बिल्कुल गलत हो गया कि शिक्षकों द्वारा दिया गया आलम्बन बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये सही है, यानी ऑप्शन कट जाएगा। ए और दोनों से ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ये सही है, दोनों से दोनों बिल्कुल कट जाएगा। अब आर देखते हैं। लेओ वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके जो है उनसे सीखते हैं। अब ये आपका बहुत ही जो है देखने वाला क्वेश्चन है कि क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो है वो क्वेश्चन है। लेओ वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप, जैसे ही यहाँ पर आपका स्वतंत्र दिखाई दिया, आपको ध्यान होना चाहिए, स्वतंत्र से नहीं सीखते हैं, इससे हेर फेर करके सीखते हैं। स्वतंत्र रूप से नहीं सीखते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो है एमक्यू के साथ जो है मिल करके सीखते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल के साथ मिल करके सीखते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। स्वतंत्र रूप से नहीं सीखते हैं, किसी की सहायता से सीखते हैं। मैंने 3 ही चीज़ तो बताई है, सहायता, मार्गदर्शन, आलम्बन, इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बात तो मैंने बता दिया, जब ये गलत है तो जहाँ पर भी ए सही दिया होगा वो कट जाएगा। ए सही यहाँ दिया, ये कट गया। ए और आर दोनों सही, ये भी कट गया। ए और आर दोनों सही, ये भी कट गया। 3 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट गए। और अगर 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए तो आपके पास बचा ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बच्चे हमेशा ही लगा देते हैं कि दोनों सही और सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये लग रहा है कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में बता जरूर दीजिएगा, तो मैं उससे जो है अपने आप को थोड़ा और सही से करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने आपकी कौन सा सिद्धांत दिया? सबसे पहले ये पूछेगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने कितनी बुद्धियाँ बताई? बुद्धि बताई 8। 8 में जो है 8 बुद्धियाँ आपकी इंपॉर्टेंट हैं और आपको 8 पढ़नी है। अगर आपको इनकी बुद्धि का सिद्धांत जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं बना दूंगा। वैज्ञानिक के पास बहुत अच्छा है और मूर्तिकार के पास कौन सी बुद्धि होगी? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वैज्ञानिक जब भी वो कहेगा तो वैज्ञानिक के पास तार्किक बुद्धि होगी, आपको ये याद रखना है। अब आप कहेंगे कि तार्किक बुद्धि कैसे होगी? दोस्तों वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक तर्क के माध्यम से सीखेगा, क्योंकि विज्ञान में कोई भी चीज़ जो अब आप वैज्ञानिक होता है वो खोज करता है, तो वो कोई भी चीज़ पहले से याद करके नहीं कर देता है कि याद करके गया और ये मिला दिया और आपका नया जो है एटम बन गया, कोई चीज़ बन गई। तो वैज्ञानिक में आपकी तार्किक बुद्धि होगी। तो यानी पहले क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में तार्किक आएगा, तो यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि हो जाएगी। अब गणितीय आप कहेंगे कि गणितीय क्या मतलब है? दोस्तों तर्क के साथ साथ गणितीय बुद्धि होनी चाहिए, उसको हर एक फार्मूला और ये चीज़ें पता होनी चाहिए वैज्ञानिक को, तब वो आगे बढ़ता है। तो जिसमें तार्किक पहले आ गया वही सही, ऑप्शन नंबर 2 सही। आपको ये तीनों देखने ही नहीं। अब यहाँ पर बच्चे की मूर्तिकार के पास, तो मूर्तिकार के पास 2 बुद्धि हो सकती है, एक गति संवेदी बुद्धि भी हो सकती है, एक स्थानिक बुद्धि भी हो सकती है। इसीलिए आपको यहाँ पर स्थानिक दिया गया। मैं इसको थोड़ा क्लियर करके दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आप पीछे से चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मूर्तिकार, और मूर्तिकार आपको पता है कि मूर्ति के बाद, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए मूर्ति के बाद दो बुद्धि हो सकती हैं। यानी कौन सी? पहली तो स्थानिक बिल्कुल सही बुद्धि है, क्योंकि
मूर्तिकार के लिए एक स्थान, बिल्कुल स्थान की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे उसने मान लीजिए सरस्वती माता का चित्रण कहीं मूर्ति बनाई, तो ऐसा तो है नहीं कि मूर्ति उनकी जो है सिर पर रख देगा या पैर के नीचे रख देगा। वो जहाँ पर वीणा हाथ में लेती हैं माता जी वहीं पर रखेगा, इसलिए मूर्तिकार के पास स्थानिक बुद्धि होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मूर्तिकार के पास स्थानिक के साथ साथ जो है आपके पास गति संवेदी, यानी हाथ गति संवेदी मैंने क्या बताया, जो हाथ पैर डुलाते हैं चलते हैं उनसे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि स्थानिक या गति संवेदी होगा तो पीछे से आप भरेंगे तो आप स्थानिक भर देंगे और चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि वैज्ञानिक के पास जो है वो तर्की गणितीय बुद्धि होगी, तो पहले नंबर पे तर्की गणितीय और दूसरे पे गति संवेदी होगा। यहाँ पर स्थानिक भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए, अब प्रेरणा दो ही प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा किससे आती है, 4 चीज़ें बताऊंगा, बस उन्हीं से हो जाएगा। जो काम आपका क्या होगा कि वातावरणीय परिणाम से आएगी दोस्तों, वातावरण से आएगी, यानी आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना से जो चीज़ आएगी, जो चीज़ आपकी जो है पुरस्कार पाने के लिए, दंड पाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप काम करेंगे तो वो आपका बाहरी प्रेरणा होगा। और जो काम आप स्व आनंद के लिए करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 ही चीज़ें बतानी है कि आंतरिक प्रेरणा वो होगी जो रुचि से, स्व आनंद से और आंतरिक जो है संतुष्टि से आपको मिलनी है, वो आपकी आंतरिक होगी, बाकी सारी जो है बाहरी होंगी। अब यहाँ पर व्यक्तिगत संतुष्टि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कार्यों से आती है, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो गया आपका। अब बचा क्या है, बचा है आपका अभिप्रेरणा जो वातावरणीय, मैंने क्या बताया, जो बाहर से अभिप्रेरणा आएगी वो बाहरी होगी और वातावरण आपका बाहरी है। कोई आंतरिक तो है नहीं कि वातावरण आपके अंदर हो, बाकी तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा में आपको सिर्फ एक ही चीज़ जो है पढ़नी है और कुछ नहीं। आंतरिक प्रेरणा आपकी वो होगी जो आपकी रुचि, स्व आनंद और जिज्ञासा से आएगी, और बाकी जो भी आपकी होगी वो सब बाहरी प्रेरणा के साथ में आएगी। अब यहाँ पर जो है हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर नहीं को हाईलाइट किया गया है, इसलिए आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो गलत होगा। अवधारणाओं को समझना, अब आप बताइए, अगर किसी समस्या को आप समझ रहे हैं तो आपका अधिगम अच्छा होगा या बुरा होगा। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचेंगे तो आप तुरंत सोच ले जाएंगे। अच्छा, अगर आप ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं तो आपका अधिगम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा आप कहेंगे। अगर कौशलों का विकास आपके अंदर हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल जो है अर्थपूर्ण अधिगम होगा। और आपको जर्नल यूँ पता ही है कि आपको कभी भी बच्चे को या अपने आप को रटाना तो है ही नहीं, तो ये जानकारी को रटाना जो हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बच्चे को कभी भी जानकारी को रटाना नहीं है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 17 का 4 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 18 के क्वेश्चन नंबर पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है विकास के संदर्भ में जो है, इसको मैं जो है पहले ब्रश हटा के जो इसको पहले, विकास के संदर्भ में एक सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी अवधि कहलाई जाती है। दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो आप जान जाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्प्रेरकों के साथ परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है और जो है क्या कहता है, वह इस कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ के प्रति संवेदनशील कब होंगे, जब आपके सामने चुनौती होगी या आपके सामने प्रोत्साहन होगा या कूटलेखन होगा या उत्प्रेरक अवधि होगी। अब आपको जनरली बताना है, आप कहेंगे कि प्रोत्साहन में तो हमको प्रोत्साहन दिया जाएगा तो हम किसी भी कार्य को जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब
कूट लेखन या एनकोडिंग अवधि वो होती है जिसमें आप जो है कूट लेखन करते हैं। तो यहाँ पर कूट लेखन की कोई बात की नहीं गई है। अब बचा आपके पास उत्प्रेरक अवधि या चुनौतीपूर्ण अवधि। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब आपके पास चुनौतीपूर्ण कार्य होगा तो आप कार्य के प्रति क्या होंगे, सीरियस होंगे, और जब आप सीरियस होंगे तो आप विशेष कौशल जो है विकसित कर सकेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए आप अपना सीटेट पेपर ले लीजिए। अगर आपको सीटेट पेपर पास करना है तो उसके लिए आप क्या हैं, अभी आप जो हैं संवेदनशील हैं अपने पेपर के प्रति कि हर तरह से मेरा पेपर पास होना चाहिए बस। और आपके लिए ये अवधि क्या है, चुनौतीपूर्ण अवधि। अगर आप इसमें अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप क्या करते हैं, आप संवेदनशीलता रखते हैं और इस अवधि को क्या कहा जाएगा, आपकी चुनौतीपूर्ण अवधि कहा जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है अधिकतन और कारण का। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब आप बताइए, खुद आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि शिक्षकों को कभी भी छात्रों से दूरी बनाकर रखनी ही नहीं, आपको आगे पढ़ना ही नहीं है। शिक्षकों को दूरी बनाकर कभी रखनी ही नहीं। अधिकतन गलत, यानी ये गलत हो गया। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। अच्छा, क्या आप एकाधिकारीवादी का मतलब है आप एक ही जगह से जो है वातावरण से जो है सही ढंग से प्रभावी हो जाएंगे, गलत। तो दोनों जो है आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत। अब क्यों गलत है, ए तो आपका गलत है। अब किसी ऑप्शन में देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आपको ये तो पता है कि छात्रों को दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए, जो है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखें। तो ए तो गलत हो गया। किस ऑप्शन में लिखा है, ए गलत। यहाँ पर ए सही लिखा है, यानी ये ऑप्शन गलत। ए और आर दोनों सही, ये गलत। ए और आर दोनों सही, ये गलत। इसी तरह मैंने अभी आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था, उससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते। आपको अगर दोनों में एक भी पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आंसर इसका क्या सही चला जाएगा, ए नंबर जो है बिल्कुल इसका 19 का सही चला जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर लिखा है सामाजिक संचार में किसमें जो है स्पष्ट होती है, यानी कि कौन सी ऐसे जो है विकार है जिसमें आपका जो है सामाजिक संप्रेषण में चुनौती होती है, या सामाजिक संचार में यानी बोल चाल में आपको कौन सी जो है चुनौती आती है, किस विकार में। आपको जो है 4 विकार पता है। लर्निंग में आपका पढ़ने, यानी अगर अधिगात्मक विकलांगता की बात करें तो इसमें आपका पढ़ने से संबंधित विकार आएगा, ये गलत हो जाएगा। मस्तिष्क पक्षाघात जो है ये आपका सेरेब्रल पैल्सी है, जो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। आपके पास 2 बच्चे हैं, अब इन 2 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ADHD के पीछे बताया, विशेषता बताई है कि ADHD में आपको 3 काम कराने हैं। बच्चे को कार्य टुकड़े में देना, यहाँ टुकड़े में कोई बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा आपका ये वाला। और इसमें क्या होता है, बच्चा बेचैन होता है, यहाँ पर बेचैनी की भी कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब स्वालीनता, जिसको ऑटिज्म कहते हैं, ऑटिज्म से जो छात्र पीड़ित होते हैं उनको सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। और जो ऑटिज्म से पीड़ित छात्र होते हैं इनकी एक खूबी भी होती है, ये दिनचर्या का बहुत ही सख्ती से पालन करते हैं, और दोहराव की पुनरावृत्ति भी ऑटिज्म में ही होती है। ऑटिज्म से आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, यानी स्वालीनता से। अगर आपको हिंदी नहीं पता है तो आप ऑटिज्म देख लीजिए। स्वालीनता में 3 ही चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ होती है कि ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म से पीड़ित छात्र, ये क्या करते हैं, चीज़ों को दोहराते हैं, यानी दोहराव की पुनरावृत्ति होती है इनमें। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये दिनचर्या का बहुत ही सख्ती से पालन करते हैं। ये दोनों इनके पॉजिटिव पॉइंट हैं। और इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बच्चे जो है अपने आप में मस्त रहते हैं, इसलिए सामाजिक संप्रेषण में इनको दिक्कत होती है। इसलिए आपका क्या सही हो जाएगा, इसलिए आपका स्वालीनता बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 20 में आपका क्या हो जाएगा, 2। अब 21 क्वेश्चन नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए समीप दूरस्थ, यहाँ पर दोस्तों इसका प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, मैं इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे, तो समीप दूरस्थ। दोस्तों प्रॉक्सिमेटल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप जो है सूक्ष्म गति कौशल इसको कहते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, पहले जो है उंगलियों पर जो है बच्चा क्या करता है, अपनी पकड़ मजबूत करता है। तो आपको सिर्फ केवल इतना देखना है कि किस ऑप्शन में बच्चे की उंगलियों से संबंधित बात की जा रही है। 4 ऑप्शन देखते हैं, चारों में विकास बहुदिशात्मक होता है और बहुआयामी होता है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ उंगली से रिलेटेड देखना है। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों यहाँ पर उंगली की कोई बात नहीं होती है, ये आपका चला जाएगा दूसरे वाले सिद्धांत के साथ।
और यहाँ पर मोतियों में धागा पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है आपको पता है, पहले जो है बड़ी मांसपेशियों पर जो है बच्चा क्या करता है, काबू पाता है। इसका समीप दूरस्थ का जो है, समीप दूरस्थ भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है पहले अपनी बड़ी मांसपेशी पर काबू पाता है, उसके बाद छोटी मांसपेशी पर। तो मोतियों में धागा पिरोने से पहले बच्चा क्या करता है, गेंद पकड़ता है। यानी गेंद पहले पकड़ता है, बड़ी बड़ी मांसपेशी पर काबू करता है, तब गेंद पकड़ता है। और उसके बाद क्या करता है, गेंद जब पकड़ता है उसके बाद जब ये मोतियों में धागा पिरोने का काम होगा, ये कब होगा, जब आपकी उंगलियों से काम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसको आपको कोई बताएगा नहीं तब भी आप जान जाएंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्या है। बाद में लिखा है, अच्छे समय समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक शिक्षक को किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको पॉजिटिव पूछा गया है। एक शिक्षक के तौर पर अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को आपको जो है अच्छा वातावरण देना है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ सही होगी। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारण तरीके से हल करना। आप कोई भी काम एक ही तरीके से कभी नहीं कराना है, इसलिए आंसर नंबर 1 गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, इसको भी रोक देते हैं। तीसरा, समस्या से संबंधित जानकारी एक ही पहलू पर कभी भी हमको ध्यान दिलवाना ही नहीं है, तीसरा गलत। इसी जानकारी पर ध्यान देना जो भाई हमको कभी भी पहले से जो मौजूद रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनसे हमको जो है जोड़ना नहीं है बच्चों को, उनसे जो है हमको बच्चों को स्वतंत्र कराना है। अब पहले से मजबूत है कि जैसे पहले से पूर्वाग्रह बना है कि लड़कियां हमारे में कमज़ोर होती, मैंने आपको अभी बताया कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर कहना ही नहीं है, तो इसी वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझको कमेंट में ये बताएंगे, अभी मैंने ऊपर बताया है कौन सी ऐसे विकार है जिस विकार में बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी छोटी टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जो कौन से जो है विकार में आता है, आपको ये बताना है। अभी मैंने ऊपर बताया है 5 मिनट पहले ही। अब देखते हैं, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, बिल्कुल सही है। आपको अगर टीचर बनते हैं तो आपको बच्चों को उनकी समाज और संस्कृति से ही जुड़वाना है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये तो सही है बिल्कुल। अब भी हम देखते हैं कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही है। सीखना हमेशा सामाजिक संदर्भ में होता है। सीखना, आप अगर समाज से नहीं जुड़ेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको मान लीजिए जंगलों में छोड़ दिया जाए तो क्या आप जो है बोलना चलना सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। इसका सबसे बड़ा सिंपल जो उदाहरण यही है कि अगर आपको जंगल में भेज दिया जाए तो आप बोल बतला नहीं सकते हैं। इसी वजह से ये बिल्कुल सामाजिक संदर्भ में होता है, दोनों सही हैं और दोनों सही हैं। अब क्या व्याख्या करता है, तो व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। अब व्याख्या कैसे कर रहा है, अब ये भी तो आप पूछेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, यानी अगर आप समाज को बच्चे को सामाजिक के बारे में बताएंगे तो बच्चा जल्दी से सीखेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं तो इसको क्यों से जोड़ दीजिए। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन से और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, क्योंकि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, इसलिए जो है पहला आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये और दोनों सही और सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया। कोहलरबर्ग ने क्या तर्क दिया, बच्चे के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। चलो अभी इसको रोक देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। अच्छा, बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद तो हमें कराना ही नहीं, तीसरा बिल्कुल गलत। बच्चे में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, निरंतर रूप से बिल्कुल नहीं होता, 4 नंबर गलत। अब यहाँ पर नैतिक विकास जो होता है आपको बताना है कि सांस्कृतिक अंतर होते हैं या फिर क्रमिक चरणों में होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो विकास है हमारा वो एक क्रमिक चरणों में होता है, तो इसलिए इसका 24 का आंसर नंबर 2 जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बच्चे जब क्या अनुभव करते हैं, भाई आप बेहतर रूप से कब सीखेंगे, आप सिर्फ ये बता दीजिए बस। अगर आपको जो है सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह होगा तब आप सीखेंगे, या फिर अगर उच्च जो है चिंतन होगा तब सीखेंगे, या अधगम व्यवस्था होगी तब सीखेंगे, या फिर गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता होगी तब सीखेंगे। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आपको ये बात याद रखनी है। अब आपको पता है या नहीं पता है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको इतनी बात ज़रूर याद रखनी है कि आप तभी बेहतर सीख सकते हैं जब आपका उत्साह मध्य स्तर पर हो, इसलिए इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही चला जाएगा। जब आप मध्य उत्साह में होंगे तभी। भाई आप ज़्यादा खुश किसी चीज़ को लेकर हो जाएंगे तो आप जो है उतना अच्छा सीख नहीं पाएंगे, और निम्न में तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, तो निम्न वाले तो यूँ ही कट जाएंगे। तो इसलिए आपका आंसर नंबर कौन सा सही जाएगा, इसलिए आपका आंसर नंबर जो है
एक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको कब सीखना है, जब मध्यम स्तर होगा तब सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 26 देखते हैं। महारत, आप महारत हासिल करवाना है आपको, तब जो है किसको श्रेय देंगे, यानी अगर आप सफल होते हैं जीवन में तब आप किसको सफल देंगे, जो है सफलता का श्रेय देंगे, और जब आप असफल होंगे तब जो है आप असफलता का श्रेय किसको देंगे। दोस्तों याद रखना, जो भी महारत उन्मुखी शिक्षार्थी होते हैं वो हमेशा सफलता का दोष अपनी योग्यता को देते हैं और असफलता का दोष जो है अपनी ही योग्यता का देते हैं। बात आपको बहुत ही जो है ध्यान में रखने वाली है ये, कि जब सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन खराब किस्मत को कदाचित नहीं देते हैं। योग्यता और अच्छी किस्मत को नहीं देते हैं, इनका किस्मत से कोई लेना देना ही नहीं होता, ये अपनी ही योग्यता और कोशिश की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं 4, योग्यता और अच्छी भी किस्मत बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा देंगे तब भी आपको जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। मैंने आपको क्या बताया, जो भी महारत उन्मुखी जो शिक्षार्थी होते हैं वो चाहे सफलता हो या असफलता हो वो श्रेय अपने आप को ही देंगे। असफलता के लिए अपने आप के अपर्याप्त कोशिश को देंगे और जो है सफलता के लिए योग्यता और कोशिश को देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइए, मैं आपको दोबारा से भी समझा दूंगा, कमेंट में आप बता सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं। आप यहाँ पर पियाजे और कोहलर, इसका वाइगोत्स्की का दूसरा जो है आपका क्वेश्चन आ गया। तो आपके लिए वाइगोत्स्की और जीन पियाजे कोहलर पर ये बहुत ज़रूरी है, इनसे आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम फंसने ही फंसने हैं। आपका चाहे 6 तारीख को पेपर हो, 7 तारीख को पेपर हो या 8 तारीख को हो। अब यहाँ पर वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा आलम्बन यानी स्कैफोल्डिंग यानी बच्चा मार्गदर्शन देगा। और मैंने आपको बताया मार्गदर्शन आपको कौन देगा, क्यों देगा, अधिक जानकर अन्य देगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में बच्चे को मदद दी जा रही है, बस वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन की जो है दिखवाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी आपको प्रदान ही नहीं करनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना, उन्हें स्वतंत्र रूप से, मैंने आपको क्या कहा, स्वतंत्र रूप से जो है बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार कभी भी नहीं सीखेगा। वाइगोत्स्की हमेशा कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखेगा समाज और संस्कृति के द्वारा ही सीखेगा, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर महारत हासिल करना। दोस्तों महारत अपने दम पर हासिल करेगा ही नहीं, बच्चा करेगा किसके साथ, बच्चा करेगा हमेशा सामाजिक और सहायता के साथ। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 3 गलत हो गए, चौथा बिल्कुल सही होगा। अब पढ़ के भी देखते हैं ना, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ लिख के दी गई है कि सहायता प्रदान करना। तो हमने आपको क्या बताया कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा तभी सीखेगा जब उसको सहायता मिलेगी। इसी वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, 4th सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आप बिल्कुल पक्का मानिए, यही इसी क्वेश्चन में से आपको 1-2 ऑप्शन इधर उधर कर देगा और थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर कर देगा, बस वही क्वेश्चन आपको छाप देगा। देखिए 28 फिर वाइगोत्स्की का आ गया। आप देख सकते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। दोस्तों जीन पियाजे भी कहते हैं कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो क्या होता है, और वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि बच्चा जब अपने अनुसार से बात करता है तो क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जब बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार जब स्वयं से बातें करता है तो वो स्वनियमन होता है, और स्वनियमन या आत्मनियमन उसको कह सकते हैं आप, या उसको आपको जो है क्या कह सकते हैं, उनको आप सेल्फ रेगुलेशन कह सकते हैं। और अगर जीन पियाजे की बात करें तो उनके अनुसार भी बच्चा जब स्वयं से बात करता है या वो करता है तो वो आत्मकेंद्रितता के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, जिस ऑप्शन में बच्चा अपने आत्मनियमन की बात कर रहा होगा और आत्म की बात कर रहा होगा वही सही होगा। दोस्तों आत्म केंद्रित मैंने बताया जीन पियाजे का, इसलिए ये तो तुरंत कट जाएगा। ये क्या लिखा है, सदृशीकरण प्रदान करने के लिए जब उन्हें अनदेखा करने की कोई बात करते ही नहीं वाइगोत्स्की। अच्छा, अब आपके 3 और 4 ऑप्शन बचा है, इन्हीं में एक सही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही होगा, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। भैया किसी भी बच्चे की सोच को आपको अतार्किक या बच्चे को कुछ भी गलत कहना ही नहीं है। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आत्मनियमन। मैंने आपको 2 ही वर्ड शब्द बताए हैं कि बच्चा आत्मनियमन करेगा और आपका प्राइवेट स्पीच करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे
विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। किसके? वाइगोत्स्की के अनुसार। अगर यही जीन पियाजे के अनुसार कहता तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता, अगर यही चीज़ जीन पियाजे कहते तब। अच्छा, अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? दोस्तों कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के 3 चरण दिए हैं, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल। गैर पारंपरिक तो उन्होंने दिया ही नहीं, तो इसको पहले ही काट देना है। अब आपके 3 बचे, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इनके 3 चरण हैं, उनके 2-2 पार्ट हैं और उन तो कुल मिला के इनके 6 पार्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि 3 रहते हैं। 10 पहला आता है दंड एवं आज्ञा पालन, जिसमें बच्चा क्या है, दंड से बचने के लिए या दंड के कारण जो है कार्य करता है। दूसरा आपका आता है यांत्रिक वाला, उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा जो है अपनी उसके सुविधा के अनुसार काम कर लेता है कि जैसे आपको कोई चीज़ मिली या आपने कोई चीज़ चुराई, बच्चे ने भी वही चीज़ चुरा ली, तो उसमें दोनों का जो है अपना सहयोग हो जाता है, तो वो बच्चा खुश हो जाता है उसी में। और तीसरा आपका होता है, अब पहला तो आपका हो गया प्री कन्वेंशनल, तो प्री कन्वेंशनल की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है। अब यहाँ पर प्री कन्वेंशनल यानी दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा और गैर पारंपरिक भी कट जाएगा। अब पारंपरिक हो गया, उत्तर पारंपरिक। तो यहाँ पर लोग मेरे बारे में, जब बच्चा ये कहने लगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी किस लेवल पर आती हैं? तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं पारंपरिक लेवल पर, यानी कन्वेंशनल लेवल पर। अब कन्वेंशनल लेवल पर आती हैं तो किस चरण में आती हैं, आपको ये कमेंट में बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तब मैं इसके लिए जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। अब 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर कहा गया है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? या पूछने जाने पर सिया कहती, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बच्ची में क्या आपको देखना है कि बच्ची जो यहाँ पर अभी नैतिकता नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि भगवान जो है कंधे पर बाल्टी नहीं लेकर ढोते हैं, लेकिन उसको अभी ये धारणा बन चुकी है कि जो भी है जीववादी सोच है उसकी, कि भगवान जो है क्या करते हैं, जो निर्जीव चीज़ों को सजीव मानती है। वही काम यहाँ पर स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं। अरे भैया, तर्क करने में आपको कभी कहना ही नहीं बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं, बच्चे बिल्कुल तर्क करने में सक्षम है। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की मात्रा में, भैया मात्रात्मक रूप में कोई भी जो है आपकी सोच जो है वो कम नहीं होती है। गुणात्मक रूप में कम हो सकती है लेकिन मात्रात्मक रूप में कभी भी कम नहीं होगी। अब 3 और 4 में आपको देखें, संकेत देती है कि बच्चे में अपनी सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूलन सहज को समझती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और चौथा है, चित्रित करती है कि बच्चे एक आत्म के दृष्टिकोण है और दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में दोनों आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या कहता, ऊपर आपसे क्या कहा गया है कि आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं, तो यहाँ पर अपने परिवेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, इसलिए आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसलिए इसका 3 बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए कि आपको इन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन कम समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन आपको जो है हार्ड लगा। अगर कोई भी चीज़ आप कहते हैं कि दोबारा वीडियो बनाकर मैं समझा दूँ, तो मैं दोबारा वीडियो बनाकर उस चीज़ को समझा दूँगा।